नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर संजय प्रसून जैन, डीके कॉलेज डुमराव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीबीए एंड बीकॉम। आज आप लोगों के समक्ष मैं बीबीए पार्ट 2 के लिए टॉपिक लाया हूँ, जो हमारे कमर्शियल लॉ सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर है। इसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 एंड इंट्रोडक्शन। छात्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अनुबंध क्या होता है। अनुबंध दो पक्षों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा समझौता है जो किसी काम को करने अथवा न करने के लिए दोनों पक्ष की स्वतंत्र की सहमति को व्यक्त करता है। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये भारत में 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ और यह जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू है। इसके संबंध में कुछ और विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड फंडामेंटल ब्रांच ऑफ द कमर्शियल लॉ। वाणिज्यिक अधिनियम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। दिस लॉ इज द बेस ऑफ सेवरल अदर लॉ। यह लॉ कई एक कानूनों का, कई एक अधिनियमों का आधार है। और जब हम ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहते हैं तो चाहे अनजाने या चाहे अनचाहे हम अनुबंध में होते हैं। जैसे अगर हम एक ग्राहक के रूप में किसी वस्तु की कोई खरीद कर रहे हैं या किसी कंपनी या किसी बैंक से कोई सेवा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हमें अनुबंध में हम जुड़ रहे हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ दोनों पक्षों को, जब दो पक्ष, वो क्रेता हो, विक्रेता हो, कोई व्यापारी हो अथवा उसके साथ अन्य व्यापारी हो, उन सबके हितों को ध्यान रखते हुए उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको कम करने के लिए कानूनी संरक्षण जिस अधिनियम के द्वारा प्रदान की जाती है वो है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। डेली लाइफ में, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, हम कोई भी बुकिंग करें, कहीं जाने के लिए टिकट ले, अगर हम रेल का टिकट भी ले रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं सब कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। इसको हम और विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। पर इस लॉ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हमने ये तैयार किया है अपना चार्ट, उसमें 2-3 चीजों को मैं बताना चाहूंगा, जिसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 1 to 75 दर्शाए हुए हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है लॉ ऑन सेल ऑफ गुड्स, जो कि सेक्शन 76 से 123 के रूप में आपको मिलेंगे। इसके बारे में जितने भी कानूनी उपबंध और बंध है वो हमें मिलेंगे सेक्शन 76 से 123। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडेमनिटी एंड गारंटी, यानी क्षतिपूर्ति और गारंटी से संबंधित जो भी नियम है वो हमें सेक्शन 124 से 147 में मिलेंगे। बेलमेंट से संबंधित जो हमारे नियम और उपनियम है वो 148 और 181 धाराओं में है। वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एजेंसी से संबंधित जो धाराएं हैं वो 182 से 238 है। और पार्टनरशिप से जो संबंधित धाराएं हैं 239 से 266। इसमें मैं आपसे और 2 बिंदु पे बात करना चाहूंगा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइंस द सर्कमस्टांसेस इन विच एन एग्रीमेंट विल बाइंड द पर्सन making it. This law creates right in personam and not right in rem. The law of contract is mainly concerned with following things. अब हम उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सीधा नाता है। जैसे नंबर 1, इज देयर एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज? क्या दोनों पक्षों के बीच में कोई समझौता है? नंबर 2, कैन द पार्टीज एनफोर्स दिस एग्रीमेंट? क्या वो पक्ष इस एग्रीमेंट यानी समझौते को इन्फोर्स, प्रभावी करा सकते हैं? एंड नंबर 3, हाउ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्फोर्स इट? और यदि करा सकते हैं तो जो पक्ष है वो कॉन्ट्रैक्ट के नियमों और उपबंधों के अधीन अपने इस एग्रीमेंट को कैसे इन्फोर्स करा सकते हैं। अब एक नई बात आई आपके सामने छात्रों, एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एक समझौता है। समझौता का मतलब हुआ कि किसी प्रस्ताव के द्वारा, यानी
किसी प्रस्ताव में दो पक्ष होते हैं, एक प्रस्तावक एक स्वीकारकर्ता एक्सेप्टर। यदि किसी प्रस्ताव को स्वीकृतिकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तब वो एग्रीमेंट बनेगा, अन्यथा वो प्रस्ताव रह जाएगा। तो एक अनुबंध वैध अनुबंध होने के लिए सबसे पहले कुछ लक्षण दिए हुए हैं जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं उसमें हमें विशेष ध्यान रखनी है इस बात पे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, अधिनियम क्यों पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ने का उद्देश्य क्या? पढ़ने का उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यापार और व्यापारी कानून के बंधन में बंधा हुआ है, वह चाहकर भी ग्राहकों को या व्यापारियों को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकता है, और न ही उसे किसी ग्राहक व्यापारी अथवा किसी बैंक संस्था या अन्य किसी भी संस्था द्वारा वैधानिक रूप से या हैरासमेंट किया जा सकता है। अगर उसके विरुद्ध ऐसी कोई बात उसके दृष्टिगोचर होती है तो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत वह वाद लाकर न्यायालय से अपनी क्षतिपूर्ति हेतु और अपने जो भी उसकी हानियां हैं उसके विरुद्ध रेमेडीज और वैधानिक सहायता प्राप्त कर सकता है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया मेन टॉपिक्स थी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि लॉकडाउन के इस पीरियड में हमारे बहुत सारे छात्रों का बार बार ये फोन आया कि सर हमें पढ़ाइए। तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ मैं ये जो वीडियो है अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिए हमारे इस एक्ट में फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी जो है, मुख्य परिभाषाएं जो हैं वो हमें दी गई हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रपोजल प्रस्ताव से संबंधित परिभाषा सेक्शन 2 में। मेन फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी इसकी पूरा सेक्शन 2 है, यानी सेक्शन धारा 2 में सारी परिभाषाएं हैं, जिसमें 2A में प्रपोजल यानी प्रस्ताव से संबंधित उपनियम और नियम है। नंबर 2 प्रॉमिस 2B। इसके लिए याद रखेंगे, छात्रगण याद रखेंगे कि परीक्षा प्रयोगी प्रश्न में धाराओं से संबंधित भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रपोजल किस धारा में है। तो याद रखेंगे सेक्शन 2A प्रॉमिस, सेक्शन 2B प्रॉमिसल एंड प्रॉमिसी, सेक्शन 2C कंसिडरेशन, सेक्शन 2D एग्रीमेंट, सेक्शन 2E रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, सेक्शन 2F वाइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2G कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, 2I और वाइड कॉन्ट्रैक्ट 2J। अब इनके बारे में मैं आपको फिर से डिटेल में बताने का प्रयास करता हूं, आप लोग इसके बारे में समझें। सबसे पहले हम सेक्शन 2A को देखते हैं, जो कि है प्रपोजल। प्रपोजल यानी प्रस्ताव। देखिए हमारा भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके बारे में क्या कहता है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that person to such act or for absence। यानी जब किसी प्रस्ताव के द्वारा, प्रस्ताव वह प्रलेख है जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए एक प्रस्ताव करता है। यह किसी कार्य को करने और न करने तक ही, जब तक ये कार्य पूरा न हुआ जाए, प्रस्ताव तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इसके अगेंस्ट में दूसरे पक्ष के द्वारा स्वीकृति न दिए। तो ये हुआ सेक्शन 2 है। प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी वचन, हिंदी में इसको वचन कहते हैं। प्रॉमिस के बारे में पढ़ेंगे तो सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2 भी बताती है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। जिस व्यक्ति को यह प्रस्ताव किया गया है किसी कार्य को करने अथवा न करने का, और उसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रस्ताव को करने या न करने की स्वीकृति प्रदान की गई, तो इस प्रदान की गई स्वीकृति को ही वचन कहते हैं। अब जब एग्रीमेंट के मतलब हुआ कि एग्रीमेंट का मतलब है कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। बिना एक्सेप्टेंस के प्रपोजल रह जाएगा, वो कभी एग्रीमेंट नहीं होगा। और यही एग्रीमेंट
कुछ निहित शर्तों के साथ आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हमारे सामने आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, A offers to sell his car to B for 80,000 and B agrees to pay rupees 80,000 for the same. Here this offer is accepted by the B and the B is making promise. A ने एक अपनी कार B को 80,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव किया और B ने उस कार के एवज में 80,000 रुपये देना स्वीकार किया, तो यह B के द्वारा दिया गया वचन होगा। अब देखिए सेक्शन 2C, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। वह व्यक्ति जो प्रपोजल तैयार कर रहा है उसको प्रोमिसर है, यानी जिसके द्वारा प्रस्ताव लाया जा रहा है वह प्रोमिसर है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसरी, और वह पर्सन जो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है उसे स्वीकर्ता या प्रोमिसी कहेंगे। इसकी परिभाषा सेक्शन 2C में दी गई है। सेक्शन 2D हमारा कहता है कंसिडरेशन, यानी प्रतिफल। किसी भी प्रस्ताव का में बिना प्रतिफल कोई भी प्रस्ताव पूरा नहीं होगा। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें आगे लिखा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to do abstain from doing something, such act is or absence is or promise is called a consideration for the promise। पर बच्चों इस पर ध्यान दें कि अगर किसी प्रस्तावक ने किसी स्वीकर्ता के समक्ष कोई प्रस्ताव रखा है और प्रस्तावक ने उस कार्य को करने या न करने का वचन दिया है, तो उस एवज में प्रोपोजल के द्वारा प्रोमिसी को जो कंसिडरेशन या जो मूल्य या जो प्रतिफल दिया जाएगा उसे कहते हैं कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि बिना प्रतिफल के कोई प्रस्ताव नहीं होगा। तो 2-3 बातें मैं आपको बताऊं कि प्रस्ताव है जब तक वह उसमें स्वीकृति नहीं है वह एग्रीमेंट नहीं होगा, और एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से, जो कि मैंने सेक्शन 2D के कंसिडरेशन के बारे में बताया। आप देखें, A agrees to sell his cow to B for ₹5,000. Here A is promised to sell his cow for B's considered to pay 5,000. Similarly, B promised to pay 5,000 for A's cow considered। यहाँ पर अगर A ने B को अपनी गाय 5,000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव किया और B ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, तो A के लिए प्रतिफल B के दिए हुए 5,000 रुपए है और B के लिए प्रतिफल A की गाय है जो वो 5,000 रुपए में इसे प्राप्त करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें है एग्रीमेंट। सेक्शन 2 बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्रीमेंट क्या है। मैंने अभी पहले बताया, एग्रीमेंट जब प्रस्ताव और एक्सेप्टेंस साथ हो, यानी प्रस्ताव को एक्सेप्टेंस मिल गया हो, तभी वो एग्रीमेंट हो सकता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। वो सारे प्रॉमिसेस, वो सारे वचन या वचनों का समूह जो किसी प्रस्ताव के प्रतिफल के रूप में दिए जाए उन्हें एग्रीमेंट या समझौता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं, विद्यार्थियों ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसके बारे में शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, पूछे जाते हैं प्रश्न परीक्षाओं में, और कभी कभी परिभाषा के रूप में बोला जाता है कि परिभाषा सेक्शन को परिभाषित करें। तो जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, 10 परिभाषाएं इस सेक्शन में 2A से लेकर 2J तक, इनको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आएंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस को बताया गया है 2F में। Promise which form the consideration or the part of the consideration for each other are called reciprocal promises। Number 7, void agreement। देखिए
Void of section 2G, it is also a very important part of Indian Contract Act, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को या तो वाइड कर सकते हैं या वाइड हो सकता है या वाइडेबल करा सकते हैं। तो अभी हम लोग वाइड के बारे में बात कर रहे हैं, वो 2G है। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वाइड। वैसा कोई भी अनुबंध जो कि विधि के द्वारा प्रवर्तनीय न हो वो वाइड अथवा व्यर्थ। जैसे लोक नीति के विरुद्ध किया गया, मैं किसी से ये एग्रीमेंट करूं कि मैं अगले को चोरी करके हानि पहुंचाऊंगा, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो लोक नीति के विरुद्ध है वाइड है, इसे कानूनी रूप से प्रभावी नहीं किया जा सकता है। इसकी परिभाषा है सेक्शन 2G में। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट। जिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट संविदा क्या कही जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण, इनके बहुत प्रकार हमें पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 2H में संविदा के बारे में लिखा गया है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वैसा कोई भी समझौता जिसे हम कानून के द्वारा प्रवर्तनीय करा सकें वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक प्रपोजल होना चाहिए और प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस होगा तो वो एग्रीमेंट बनेगा। यानी हर एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस बात से स्पष्ट होता है। अगला जो प्रमुख बिंदु है वो है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी व्यर्थनीय अनुबंध। वो अनुबंध जो पक्षकारों के ऑप्शन पर, विकल्प पर, अगर दो पक्षकार हैं, वो एक पक्षकार चाहे तो दूसरे के विरुद्ध ये व्यर्थनीय करा सकता है, यह विकल्प उसके ऊपर है, कंपल्सरी नहीं है। देखिए इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 2, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स और अदर्स टू। यानी जो पक्ष जिन्होंने अनुबंध किया है उनमें से कोई भी पक्ष यदि चाहे तो इन्हें लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल करा सकता है, तो ये हमारा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन बाहरी किसी पक्ष के द्वारा इसे वाइड करार किया नहीं जा सकता है। अब आए हम लोग नंबर 10 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो पूरी तरह व्यर्थ है, यानी उनको किसी भी सूरत में कानून के द्वारा